लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है और सुबह से ही लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही है। वहीं बिलासपुर की बात करें तो काफी संख्या में मतदान स्थल पर मतदाता पहुंचे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। बता दें कि 93 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 29.90% मतदान हुआ है। बता दें कि रायपुर में लगभग 26.05% मतदान हुआ। सरगुजा में 32.86% मतदान, रायगढ़ में 37.92% मतदान हुआ, कोरबा में 32.37% मतदान, बिलासपुर में 25.29% मतदान अब तक हुआ है। दुर्ग में 31.44% मतदान, जांजगीर चांपा में 25.76% मतदान हुआ है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें कि सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा में वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। बिलासपुर में भी काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और रायपुर की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट है रायपुर और 7 सीटों की बात करें तो इनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है, वो है कोरबा। तो रायगढ़ से हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर मेनका देवी सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी है और कोरबा की बात करें तो ज्योत्सना चरणदास सिंह यहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है, जिनमें से बीजेपी के पास 6 सीटें हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास में है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, मैम, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अंशुल मिश्रा हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। किरण जी, यहाँ पर बात करें तो 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और बिलासपुर की बात करें तो काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मतदान को कैसे देख रहे हैं आप? साथ ही अपील भी कीजिएगा मतदान करने की। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी आम जनता और सभी को कि भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर प्रदान करें ताकि ये भारत विकसित भारत के रूप में जाना जाए, विश्व गुरु के रूप में जाना जाए और ये हमारा भारत राष्ट्र एक सुरक्षित हाथ में रहे। और साथ ही बात अगर आप बिलासपुर सीट की बात करती हैं तो आप देख सकते हैं बिलासपुर सीट में एक आयात किया हुआ प्रत्याशी वहां पे दिया गया है बिलासपुर की जनता को। तो मुझे लगता है जनता उन पे भरोसा नहीं करने वाली है क्योंकि ऑलरेडी उनके हाथ, कांग्रेस के हाथ और देवेंद्र यादव जी के हाथ घोटाले में सने हुए हैं। तो ये जो लंबी लिस्ट है या जनता का इतना बड़ा जो हुजूम दिख रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव जी के खिलाफ जाने वाला है और कमल के झोली में ये सीट आने वाली। यही सीट नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ 11 के 11 सीट हम भाजपा जीतने वाले हैं। कि आप देख सकते हैं पिछले चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार थी स्पष्ट बहुमत के साथ, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हम 9 सीट जीत के आए थे। तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे लगता है कि 11 की 11 की सीट हम जीतने वाले हैं। चलिए, अंशुल जी हमारे साथ में बने हुए हैं। अंशुल जी, क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों में से कितनी सीटों पर आश्वस्त है और क्यों? सर्वप्रथम तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समूची जनता से मैं यह आग्रह करने जाता हूं कि सुबह से जिनने मतदान कर दिया है वो सभी लोगों के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करें और जो मतदान करने नहीं गए हैं वो अवश्य जाएं और जब वो जाएं तो आज वोट करने बिल्कुल जरूर जाना और जाते जाते अगर कहीं आपको गैस सिलेंडर दिख जाए तो उसको नमन करते हुए जाना, रास्ते में अगर पेट्रोल पंप दिख जाए तो वहां दंडवत हो जाना और अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार वहां पर दिख जाए तो उसको गले जरूर लगाना और इस प्रकार से मतदान करने जरूर जाना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब इन्होंने 7 सीटों की बात करी और 11 से 11 सीट जीतकर आएंगे ऐसा आश्वस्त कर दिया। यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है मोहतरमा, संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आज बीजेपी के पास संपूर्ण संसाधनों से परिपूर्ण है और अहंकार से भी परिपूर्ण है, लेकिन यह जो लड़ाई है वो न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई हुई है। और मेरे देश का इतिहास गवाह है, जब जब न्याय और अन्याय की लड़ाई होती है
तो न्याय जीतता है और अन्याय अहंकार के साथ हारता है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है वह रावण है। तो चाहे आप बिलासपुर की बात कर रहे हैं, चाहे सरगुजा की बात कर रहे हैं, चाहे आप बाकी की अन्य सीटों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस देखिए आने वाले वक्त में बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन करेगी और हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। अभी मोहतरमा ने एक प्रश्न उठाया बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कि देवेंद्र यादव जी के हाथ जो हैं वो भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। तो मोहतरमा पिछले 5 महीनों से आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय आपके समानांतर काम कर रहा है। अगर 5 महीनों में जो आपने हमारे ऊपर आरोप गढ़े थे उन 5 महीनों में एक भी उचित कार्यवाही कर देती तो मैं समझता था कि ना केवल हमारे कांग्रेस के नेता, ना केवल देवेंद्र यादव जी, अगर आपका आरोप सही है तो आज वो जेल के सलाखों के पीछे होते, और जेल के सलाखों के पीछे होते तो वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे होते। तो कम से कम इस सगुफे से तो बाहर आ जाइए कि आप क्या बोल रही हैं और क्या नहीं बोल रही हैं। अगर वो घोटालेबाज हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं की है, और अगर उन पर कार्रवाई नहीं की मतलब इसका मतलब ये है कि वो घोटालेबाज नहीं है, और अगर वो घोटालेबाज नहीं है तो आपने जो प्रकार का आरोप लगाया, मैं समझता हूं कि आपको श्रीमुख को विराम देते हुए इस समय माफी मांगना चाहिए। ऐसे ही आप शिव कुमार डहरिया जी से कहती हैं कि वो घोटालेबाज है। अगर वो घोटालेबाज है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। 6 महीने से आपको किसने रोका था? नरेंद्र मोदी जी ने रोका था कि विष्णुदेव साय जी ने रोका था कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने रोका था? घोटाले का आरोप लगाना पिछले 10 वर्षों में आपकी रीति नीति बन चुकी है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में आपके पास कोई भी प्रकार का काम जो है जो आपने 10 वर्षों में किया है वो बताने के लिए नहीं है। सिर्फ जवाब ले लेते हैं इस पर। किरण जी, लगातार जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं, आप तो मोदी की गारंटी पर काम करते हैं, विकास के मुद्दों पर को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं, और बेरोजगारी, महंगाई के आरोप लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं, और कार्रवाई की बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, लगातार कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है। यही कारण है कि इनके ही जिम्मेदार पदाधिकारी और ब्यूरोक्रेट अभी सलाखों के पीछे हैं और लगातार जांच चल रही है। और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, जैसे जैसे कार्रवाई होगी इनके ऊपर सीधे सामने आएंगी तो कार्रवाई भी होगी। और दूसरी बात, आप विकास की बात कर रही है तो आप देख सकते हैं, अगर 70 साल कांग्रेस ने राज किया है और आज भी महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं तो हम इसको विकास का क्या पैमाना करेंगे? 70 साल राज करती है कांग्रेस और महिलाएं आज भी धुएं से झुलस रही थी। ये मोदी जी आते हैं और महिलाओं की जान के बारे में सोचते हैं, उनकी शर्म के बारे में सोचते हैं। तो 70 साल कांग्रेस ने किया तो क्या किया? अगर 70 साल राज करने के बाद 20 करोड़ की जनता आज गरीबी रेखा से ऊपर आती है, आज गरीब के सर पे छत मुहैया किया जाता है, आज राशन कार्ड में 5 किलो अतिरिक्त चावल दिया जा रहा है, तो 70 साल इन्होंने क्या किया भारत के लिए? 5 न्याय की बात कर रहे हैं अंशुल जी की पार्टी। अरे अभी राधिका खेड़ा के साथ न्याय तो कर लीजिए, महिलाएं के साथ न्याय करने की बात करें। आपकी पार्टी की महिला पिछले 5 दिनों से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन आपके श्रेष्ठ नेतृत्व के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो आप आम महिलाओं से क्या न्याय कर पाएंगे जब आपकी पार्टी की महिला के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं? चलिए, इस पर जवाब ले लेते हैं। अंशुल जी, महिला जो है वो निर्णायक भूमिका निभाती है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर महिलाओं की बात कही जा रही है। अभी हाल ही की बात राधिका खेड़ा की, तो इसे किस तरीके से डील करेंगे आप? मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं जो जेल पर हुए। अभी इनने पहले वक्तव्य में ये कहा कि देवेंद्र यादव जी के ऊपर घोटालेबाज है, उनके ऊपर घोटाले के आरोप हैं, और बात करती हैं ये अधिकारियों की, इससे तय हो जाता है कि कौन कितना बड़ा घोटालेबाज है और कौन कितना घोटालेबाज नहीं है। इन्होंने 70 साल राज करने की बात कही कि आप ही के एकात्म परिसर के प्रमुख नेता ये कहते हैं कि 50 साल राज किया है, कोई कहता है 65 साल राज किया है। तो पहले एकात्म परिसर में बैठ के बात कर लीजिए कि किसने राज किया और किसने राज नहीं किया। राज तो पिछले 10 वर्षों में किया है। और आपने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षा देने की बात कही, आपने बात कही कि गरीबी रेखा से हम 25 करोड़ से बाहर आ गए। तो भारत की वस्तु स्थिति मोहतरमा आपको आवश्यकता है जानने की, क्योंकि आप मोदी की स्थिति में बहुत ज्यादा विलिप्त हो चुकी हैं। मोदी के ऊपर भी भारत है। आज मैं उस देश का नागरिक हूं मोहतरमा जिसमें 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन एक व्यक्ति कमाता है और 24 रुपए प्रतिदिन एक व्यक्ति कमाता है। इतना आर्थिक अनिश्चितता पिछले 10 वर्षों में हो गई है, पिछले 70 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था। आज मैं इस देश का नागरिक हूं जो ये देश पूरे विश्व पटल पे सबसे युवा देश है, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कोई भोग रहा है तो मेरा देश भोग रहा है। और इतनी बड़ी विडंबना हो जाती है युवाओं को लेकर, अगर मैं बात करूं कि पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा
दायर करने से 303 सांसद वाली पार्टी आज दिनांक में डरती है हमें, और आपको पता नहीं है कितनी बेरोजगारी दर है। तो सच्चाई मेरे देश की ये है। अब महिला सम्मान की आपने बात कही, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि न्याय की बात करती हैं, महिला सम्मान की बात करती हैं, आप भी महिला हैं, तो मणिपुर की महिलाओं को सम्मान मिल गया होगा और हिमाचल की महिलाओं को भी सम्मान मिल गया होगा, और साथ ही साथ जो दिल्ली दरबार में बैठी हुई थी मेरी देश की बॉक्सर महिला, उनको भी सम्मान मिल गया होगा। हाथरस में जो मेरी बेटी के साथ कांड हुआ था, जो नग्न करके उसके साथ क्या किया गया था, जिसके साथ मेरे पास शब्द नहीं, मैं बोल नहीं सकता, मेरी रूह कांप जाती है। मैं समझता हूँ उसको भी सम्मान मिल गया होगा, उसको भी न्याय मिल गया होगा। और मैं यह समझता हूँ आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी 15 दिन पहले महिलाओं को लेकर बहुत अनुचित टिप्पणी करी थी, जो मैं बोल नहीं सकता इस न्यूज चैनल पर, उसको भी सम्मान मिल गया होगा। तो मैं यह कहता हूं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, चूंकि आप भी महिला हैं और एंकर भी हमारे साथ महिला बैठी हैं, तो मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। और राधिका खेड़ा जी की बात है, तो राधिका खेड़ा जी ने, मैं आपको वादे के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में राधिका खेड़ा जी, मैं तो यह चाहता हूं कि वो पुलिस के पास जाएं, मैं तो यह चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन के पास जाए, ताकि जिम्मेदारी पूर्वक दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राधिका खेड़ा जी का अभी तक पुलिस के पास ना जाना इस बात को इंगित करता है कि राधिका खेड़ा जी सिर्फ और सिर्फ नारी सम्मान को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रही हैं, ताकि बीजेपी में उनका उचित स्थान हो सके। क्योंकि आज तो कांग्रेस में बीजेपी हो चुकी है ना, आपके बीजेपी कार्यकर्ताओं की तो हिमाकत नहीं बची है चुनाव लड़ने की। चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं। किरण जी, इनका कहना है कि महिलाओं का सम्मान तो आपकी पार्टी में भी नहीं हो रहा है। देखिए, सिलेक्टिव राजनीति करने वाली कांग्रेस, अगर आपको मैं याद देना चाहूं कि जब छत्तीसगढ़ में निर्भया कांड हुआ था और इनके ही आदरणीय मंत्री जी से सवाल पूछा गया था जी से, तो उन्होंने कहा था अरे ये छोटी बलात्कार की घटना की बात, छत्तीसगढ़ में निर्भया कांड का। चलिए आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। विजय शर्मा जी, लगातार छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्लीन स्वीप की बात कही जा रही है और आज मतदान का दिन है, ऐसे कैसे देखते हैं आप इसे? छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी को वोट करना चाहती है, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और बहुत स्पष्ट है भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर गली गली जाकर कमल के निशान पर वोट करने के लिए लोगों से अपील किए हैं। सबका फर्क आएगा और 11 से 11 सीटें भाजपा जीतेगी। बिल्कुल, क्लीन स्वीप का आप दावा कर रहे हैं, मोदी की गारंटी पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज जो था वो कम था, लेकिन इस बार बिलासपुर की भी बात करें तो काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छा मतदान हो रहा है। पहले चरण में भी अच्छा मतदान हुआ, दूसरे चरण में भी अच्छा मतदान हुआ, और ये तीसरा चरण आज भी सुबह से ट्रेंड अच्छा दिख रहा है, अच्छा मतदान हो रहा है और भाजपा के पक्ष में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस भी कई सीटों पर जीत का दावा कर रही है। चुनाव लड़ते हैं तो सब अपनी जीत का दावा करते हैं, वो एक अलग बात है। दरअसल क्या है इसको तो समझने की जरूरत होती है, और जो मुझे समझ में आता है वो मैंने आपसे कहा, स्पष्टतः भाजपा 11 की 11 सीटें जीतेगी इस बार। बिल्कुल, 11 की 11 सीटों की बात यहाँ पर कही जा रही है और क्लीन स्वीप की बात आप कर रहे हैं। कौन से ऐसे जनता के मुद्दे हैं जो अगर 11 की 11 सीटें आती है तो उन्हें आप पूरा करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से विकास के मुद्दों पर बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है, मोदी की गारंटी पर ये चुनाव लड़ रही है। विकास की बातें इतनी हैं, एम्स जो 6 था 2014 तक, वो अभी 2024 में बढ़कर 21 हो गए हैं पूरे देश में। मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिलीपींस को, जो सब कुछ आयात हुआ करता था पहले। हम एक दिन में 25 से 35 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे बना रहे हैं। 2 करोड़ 95 लाख प्रधानमंत्री आवास बने, 3 करोड़ आवास की फिर से देने की गारंटी है। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जितने भी पक्के आवास की आवश्यकता होती है तो सब कुछ दिया जा रहा है। भारत माला प्रोजेक्ट किस तरीके से पूरे भारत को जोड़ रहा है आप देख रहे हैं, और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ट्रेन चल रहे हैं। कितनी सारी बातें हैं जिनके साथ विकास के काम किए गए हैं, और उसके साथ ही साथ न सिर्फ विकास, वर्ण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। 2014 से पहले कितने आतंकवादी हमले हुआ करते थे, अब नहीं होते आतंकवादी हमले।
क्योंकि उनको पता है अब जेल में बिरयानी नहीं मिलेगी उनको। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सलवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ और बस्तर के गांव में विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा रखा है। वो सोचते हैं कि बंदूक की नली से अस्पताल बन जाएगा, वो सोचते हैं कि बंदूक की नली से सड़क बन जाएगा। विष्णुदेव जी प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर के कि हम हर हाल में बस्तर के गांव में बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल का टावर, आंगनबाड़ी, अस्पताल, स्कूल, ये सब कुछ पहुंचाएंगे और इसके लिए चाहे जो भी करना हो किया जाएगा। सरकार हर क्षण हाथ जोड़कर चर्चा के लिए तैयार है। बिल्कुल। मतदान की बात करें तो तीसरे चरण में मतदान भी काफी अच्छा हो रहा है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे मुद्दे बीजेपी की वजह से आए हैं। आरोप लगाना एक अलग बात होती है, वास्तविकता एक अलग बात होती है, जिसमें कांग्रेस तो आपको मैं बताऊं कि 100 साल पुरानी पार्टी आज तक के न्यूनतम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनकी सरकार भी नहीं बन रही है, और जिसकी सरकार नहीं बन रही है उसके वादे बड़े बड़े, अब उनकी बात आप कितना करेंगे? बिल्कुल। और 400 पार की बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 चरण तो ऐसे ही निकल गए कि वोटिंग परसेंटेज जो कम था, लेकिन तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा ठीक चल रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, क्या 400 पार हो पाएगा? लक्ष्य है हमारा, हम लोगों ने कोशिश की है, प्राण लगाया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस विषय के लिए। हमारी उम्मीद है ऐसा होगा। बिल्कुल। मतदान तो चल रहा है और काफी संख्या में लोग भी मतदान करने के लिए तीसरे चरण में पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और चलिए चर्चा में एक बार फिर लौटेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता है अंशुल जी। अंशुल जी, अभी यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी भी जुड़े, लगातार वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्लीन स्वीप और लगातार बीजेपी ने विकास किया है, विकास के मुद्दों पर काम किया है और आगे भी विकास करेंगे। देखिए, आदरणीय विजय शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में कहीं ना कहीं मोदी की जो छद्म गारंटी है उसको प्रस्तुत कर दिया। या तो ये सदे बदे होकर नहीं आए, उन्होंने ये कहा कि हमने 2,95,00,000 आवास बनाकर मेरे देश में दिए हैं, और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हमने 4 करोड़ आवास बनाकर ये दिए हैं, और ये कहते हैं कि 2,95,00,000 हमने बनाकर दिए हैं और 4 करोड़ की नियुक्तियां कर दी हैं कि नियुक्ति होने वाला है। इससे ये तय कर लिया जा सकता है कि मोदी की गारंटी क्या है। मोदी जी ने तो ये कहा था ना कि सन 2021 तक हम सारे देश को छत दे देंगे। मैं समझता हूँ 4 करोड़ अगर बने हैं तो 4 करोड़ ही छत दे पाए होंगे वो, कि 2,95,00,000 बने, इसको बात को स्पष्ट कर दें। मोदी जी ने यह कहा था ना कि सन 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दें। तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, वो भी किसान परिवार से आते हैं, लागत मूल्य दुगनी हो गई है, किसानी उपकरणों पे जीएसटी लगने लगा है। ऐसा भारत निर्माण करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। अभी देवी जी ने बताया था कि मजबूत हाथों में हमारे देश को देना है, तो इस प्रकार का मजबूत हाथ होता है कि किसान जो होता है वो 24 रुपए दिन कमाता है, और इनके जो कॉर्पोरेटर मित्र होते हैं वो 1600 रुपए दिन कमाते हैं। चलिए इस पर अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। किरण जी हमारे साथ में है। किरण जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। अभी हो जाएगा इसका लाइव कर, इसके बाद से गाड़ी लेके चले जाएगा। आवाज सुनने में बहुत दिक्कत हो रही है मैडम। बता किरण जी, चलिए समय कम है और इनका जियो दन दनादन बड़ी है ना, खबर हम यही बता अगर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, अपने गृह ग्राम बगिया के शासकीय प्राथमिक शाला में मतदान किया, लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे हैं, अपने गृह ग्राम बगिया के शासकीय प्राथमिक शाला में मतदान किया है। और चलिए आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अब देखना होगा 4 जून को नतीजे क्या आते हैं।